नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमारा जो है मानव श्वसन तंत्र यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, और आगे भी हम इसी क्लास में आपको इसी तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ऑलरेडी हम इससे पहले 4 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ज़रूर देख लीजिए। कम से कम आपको पहला क्लास ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी अंग उसमें कार्य करता है, साथ ही साथ वायु किस तरह से हमारे फेफड़े तक पहुंचता है, वहाँ गैस का आदान प्रदान होता है, फिर फेफड़े में बचे हुए ऑक्सीजन में जो आकर के CO2 मिलता है, फिर वो जो बाहर निकलता है, उन सब प्रक्रिया को आपको क्लास 1 में समझाया गया है। तो आप जाकर के क्लास 1 ज़रूर देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो रेलवे के एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, चाहे वो RRB ग्रुप डी हो, NTPC हो, ALP हो, या फिर टेक्नीशियन हो, या RRB JEE हो। इन सब में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन्हीं को हम यहाँ पे आपको करने वाले। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हालांकि ये सब एग्ज़ाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो रेलवे में है वो साइंस थोड़ा ज़्यादा डीप में पूछा जाता है, इसलिए रेलवे को ही रेफरेंस मान करके यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, तो फेफड़े में हमेशा कुछ मात्रा वायु की बची रहती है, ताकि ऑक्सीजन यानी O2 को अवशोषित करने तथा CO2 को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं? जैसे आपने सांस लिया, अंदर खींचा और फिर आपने बाहर छोड़ दिया, लेकिन आप पूरी तरह से पावर लगाने के बाद भी अगर आप ऑक्सीजन को यानी जो आपके फेफड़े में हवा है उसको निकालने के बाद भी आपके अंदर थोड़ा सा ना थोड़ा सा हवा बच ही जाता है, तो वो वायु क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवशिष्ट मात्रा। अवशिष्ट का मतलब ही है बचा हुआ, तो ये वायु होता है अवशिष्ट मात्रा। यानी कि आपने अपने हवा खींचा अंदर और फिर आपने पूरी ताकत के साथ हवा छोड़ा, लेकिन छोड़ने के बाद भी आपके फेफड़ा में कुछ मात्रा रह ही जाता है, ताकि उसमें ऑक्सीजन जो है आसानी से मिल सके, वहाँ के जो पिगमेंट्स है, और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से लेकर के आया है फेफड़ा तक, वहाँ उसमें मुक्त कर सके। इसलिए वो थोड़ी सी मात्रा बची रह जाती है। आप चाहे कितना भी पावर लगा के निकालना चाहें, वो पूरी हवा आपकी नहीं निकलेगी, तो वो अवशिष्ट मात्रा होता है, यानी बची हुई मात्रा होती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो जो बचा हुआ मात्रा हो जाता है वो अवशिष्ट मात्रा होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है जहां गैस का विनिमय होता है? विनिमय से मतलब है आदान प्रदान। यानी कि जैसे कि हम आपको बताए थे कि ये एक, मान लीजिए कि ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया का पहला विभाजन हुआ, तो पहला विभाजन इस तरह से 2 भागों में हुआ, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंकाई का जो विभाजन होता है इस तरह से, तो वो इस तरह से विभाजन हो जाता है, वो हो जाता है ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स का अंतिम विभाजन जो होता है वो इस तरह से अंगूर के गुच्छे जैसा बन जाता है, जो कि आपको पहले ही क्लास में बताया गया था। तो ये जो गुच्छा जैसा बन जाता है ये होता है एल्वियोलाई, जिसे हम हिंदी में कुपिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका सही आंसर है। ये कुपिका होता है, जिसे हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। तो ये गुब्बारे जैसी संरचना है, इसी के आसपास में जो है वो पाया जाता है, यानी कि श्वसन पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है यानी पकड़ लेता है, और जो है इसको नसों के माध्यम से शरीर में भेज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऊर्जा बनाने के लिए। और साथ ही साथ जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ रहता है वो इसी गुब्बारे से रिलीज होकर के यहाँ पे इस तरह से वायु में मिल जाता है, और फिर वो सांस के माध्यम से नाक के द्वारा छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह से ये जो गुब्बारे जैसी संरचना है, जिसे एल्वियोलाई या फिर कुपिका कहते हैं, ये कार्य करता है गैसों का आदान प्रदान करने का। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गैस का विनिमय कहाँ होता है? विनिमय मतलब आदान प्रदान यानी अदल बदल, तो वो कुपिका में होता है। श्वास नली, तो ये ट्रैकिया हो गया। श्वसनी, तो मान लीजिए ये ब्रोंकाई हो गया। पक्षवात से इससे कोई मतलब है ही नहीं, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कुपिका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायवीय श्वसन क्या है? ये पूछा गया है RRB JEE 23/5/2019 को। देखिए, ये क्वेश्चन JEE में पूछा गया है कि वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय श्वसन से मतलब है जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, जहाँ की O2 उपस्थित हो। वायवीय श्वसन का और क्या नाम है, जिसे हम आप कह सकते हैं एरोबिक श्वसन, ठीक है, या ऑक्सी श्वसन कह सकते हैं, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखिए, ये कह रहा है आणविक ऑक्सीजन के बिना। देखिए, ऑक्सीजन के बिना तो वो तो अवायवीय हो जाएगा, वायवीय नहीं होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन होता है। त्वचा के माध्यम से श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन हो चाहे ना हो, ये हर किसी में तो नहीं होता है। गलफड़ों के माध्यम से श्वसन,
यानी कि किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, अगर वो उसमें ऑक्सीजन है तो वो वायवीय होगा, नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए बी आंसर जो है वो एग्जैक्ट है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि स्पष्ट रूप से कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसलिए बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है यानी ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में ये नहीं है, तब क्या होगा। तो ये परिसंचरणात्मक नहीं होगा, ये अवायवीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है अवायवीय। वायवीय मतलब जहाँ ऑक्सीजन हो, अवायवीय मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं हो, तो ये बी हो जाएगा अवायवीय। यहाँ पे वायवीय मतलब ऑक्सीजन होने की, और संकुचित से मतलब ही नहीं है, संकुचित होना फैलना, इससे क्या मतलब है। इसलिए जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो वहाँ अवायवीय श्वसन होता है। वहाँ बनता क्या है, पायरुवेट बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एथेनॉल बनता है, और जोड़ों में दर्द होता है। अगर इस तरह का अवायवीय श्वसन, जैसे हमारे शरीर में अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, हमारी मांसपेशियों में होता है। अगर आप कुछ ज़्यादा दौड़ लेते हैं या कुछ ज़्यादा चल लेते हैं तो आपके मांसपेशी को चाहिए अधिक से अधिक ऑक्सीजन, ताकि वो उन ऊर्जा बना सके, ताकि आपको चलने में मदद कर सके। लेकिन इतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो नहीं पाती है, इसलिए वहाँ पे अवायवीय श्वसन होने लगता है और लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जो कि ऐंठन यानी कि क्रैम्प का कारण बन जाता है। इसलिए आपके पैर में जो दर्द करता है तो वो अवायवीय श्वसन वहाँ पे हुआ है और लैक्टिक एसिड वहाँ पे जम गया है। वो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अवायवीय श्वसन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में। ये क्वेश्चन 31/7/2021 को पूछा गया है। चाहे तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यह कह रहा है श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का हिस्सा है। तो श्वास नली है तो श्वसन तंत्र ही होगा। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है श्वसन तंत्र। परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त का आदान प्रदान होता है, इसका मुख्य जो अंग होता है वो हृदय होता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, इसका मुख्य अंग जो है वो किडनी होता है। अंतःस्रावी तंत्र या एंडोक्राइन सिस्टम, तो इसमें जो है वो जो 7-8 जो हमारे अंतःस्रावी तंत्र हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, श्वसन तंत्र जो है श्वास नली इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।